हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। मौसम तो फिलहाल अच्छा हो ही गया है, तो अपनी पढ़ाई पे भी लग जाइए अच्छे से। खूब बढ़िया खाइए, खूब बढ़िया पढ़िए, दो ही काम करना है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। साइंस का लेसन 2 हमारा चल रहा है, स्टार्टिंग हमने कर दी थी, ठीक है। आप सभी शालिनी टेट क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन करना होगा, तभी सारे पीडीएफ मिलेंगे, और लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। कि आप कहीं से भी लीजिए, ज्वाइन करिए, सारे पीडीएफ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो नोट से रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और आप सब फिर पंचुअल होना बंद कर दिए। बीच में आप सब पंचुअल होते, लेकिन इस समय आप सब फिर थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं। गलत काम मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब जुलाई आ गई है, कल 1 जुलाई लग जाएगी, तो आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, ये समझते हैं। यहाँ पे है फसल चक्र का महत्व। हम फसल चक्र के बारे में जान रहे थे, देख रहे थे, मैंने आपको बताया था। क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या मतलब इम्पोर्टेंस हो रही है इसकी, क्योंकि कोई चीज़ हो रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए समझना ज़रूरी है। भूमि में, लैंड में, अर्थ पर जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो लैंड इस आधे आधे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे हम ये खेती कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें, क्रॉप रोटेशन का जो रूल है, जो सारे उसमें है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस जब जानते रहेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे। भूमि में एक ही फसल का निरंतर उत्पादन करने से खेत की उत्पादन क्षमता घट जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक ही चीज़ को कॉन्टिन्यूस करेंगे तो आपकी जो लैंड की, जो खेत की, आपकी जो उत्पादन की क्षमता आपके खेत की होगी, वो दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। मतलब उस फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। अब खेत कमज़ोर हो गया तो आपको अनाज कम मिलेगा। इसके साथ ही भूमि में विभिन्न प्रकार के विषैले गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो पॉइजनस थिंग्स हैं, पॉइजनस क्वालिटीज़ है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पॉइजनस में चेंज हो जाते हैं रिएक्शंस करके। धूप है, पानी, हवा है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने में लगती है कि कुछ उसमें ऐसी कमियां आ गई हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। दरअसल भूमि की जो भौतिक और जैविक स्थिति होती है, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सिचुएशन होती है एक लैंड की, ठीक है, हर चीज़ की कंडीशन होती है। उसी तरह से जो इसका बायोलॉजिकल स्थिति होती है, जो उसकी कंडीशंस होती है, सिचुएशन होती है, और जो फिजिकल होती है, उसको बैलेंस होना ज़रूरी है। वो एक बैलेंस में जब इक्वल होता है ना हर चीज़ें, तो वो चीज़ें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी करते हैं। साथ रहने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए फसल चक्र के अनुसार फसलों का ही उत्पादन करना लाभकारी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो खेत है उनका जो बैलेंस है, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, भौतिक हो, ये सब बराबर रहे, जितने तत्व हैं, क्षमता है, वो सारी बराबर है, तो उसके लिए आपको फसल चक्र का जो नियम है उसको फॉलो करना होगा, उसका अनुपालन आपको करना होगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का उपयोग कर उच्च क्वालिटी के, गुणवत्ता के साथ ही साथ अधिक मात्रा में उत्पादन। आप क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं आप अपने खेतों में, तो आप जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाएंगे, और अच्छी क्वालिटी इसके बीज को आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलने को चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल लैंड में या एक ही फसल को कॉन्टिन्यूस करेंगे तब, ठीक है। इससे खेत की जो उत्पादन भी बढ़ता है, और जो उर्वरक क्षमता होती है उसकी, वो उसका भी पूरा सब कुछ बैलेंस बना रहता है, सब कुछ मेंटेन रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो बातें थी कि हमको महत्व क्या है, तो ये मैंने आपके सामने एक बेसिक सा महत्व 2 लाइन का 3 लाइन का बताया। अगर आपसे प्रश्न आता है, आएगा, ठीक है, कि जो है फसल चक्र से क्या मतलब है या क्या फ़ायदा, तो आपको ये लिखना होगा। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र के लाभ क्या है, बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन देखते हैं। पहला, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन को अपनाकर मिट्टी की जो रसायन, जो केमिकल है, केमिकल कंपोजिशन, जो फिजिकल कंपोजिशन, जो बायोलॉजिकल है, जो जैविक गुण है, उनको बेहतर किया जाता है। मिट्टी में अपनी क्षमता होती है, उसमें जो है केमिकल क्षमता है, उसमें भौतिक क्षमता, उसमें बायोलॉजिकल क्षमता है। तो इन तीनों को मेंटेन करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये एक लेवल में मेंटेन है इनका जो स्तर है, तो उसके लिए आपको क्रॉप रोटेशन के नियम को लागू करना होगा, ठीक, पहला। दूसरा, क्रॉप रोटेशन के अनुसार, फसल चक्र के अनुसार खेती करने से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, तो जो कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा,
खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ने में फसल चक्र का बहुत ही अहम है। खेत की जो उर्वरक क्षमता है, जो उसके फर्टिलाइजेशन, जितने भी उसके फर्टिलाइजर हैं, उन सबको मेंटेन रखना, उन सब में क्षमता रखना। खेत को मजबूत अगर आपको बनाना है, आपको मजबूत करना है, तो आपको फसल चक्र का लाभ उठाना ही होगा। इस विधि से उसको आप उर्वरक बना सकते हैं। संघनन फसल जो बहुत मतलब कि बहुत घनीदार फसलें होती हैं उनको कहते हैं। उनको अपनाने से खेत में जो जीवांशों की मात्रा होती है, जो जीवांश होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, उनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है और खरपतवार की जो समस्या है वो भी थोड़ा देखने में कम होंगे तो है ही, ऐसा कि नहीं होंगे, बट ये है कि थोड़ा कम मात्रा में होंगे। फिर नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि में जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जहाँ पे क्योंकि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो जल को एब्जॉर्व कर ले, ठीक है। तो आपको कृषि योग्य भूमि वही कहलाएगी जिसके अंदर ये सारी क्षमता रहेगी। तो ये जब आप क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे तो ये पानी सोखने की क्षमता है वो उनके अंदर पनप जाएगी। इससे खेत की मिट्टी में जो है नमी बनी रहेगी और जो विषाक्त पदार्थ, जो पॉइजनस सब्सटेंस अपने आप जन्म ले लेते हैं या कोई दो चीज़ का कंपोजिशन जो है रिएक्ट करके पॉइजनस में बदल जाता है, वो सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फसल चक्र प्रक्रिया अपनाने में मिट्टी में जो पनपने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का निर्माण किया जा सकता है, मतलब नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब आप अगर क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, उर्वरक क्षमता बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो रोग वगैरह पनप जाते हैं क्योंकि हवा में कीड़े मकोड़े आप जानते ही टहल रहे हैं, तो इन सब पे हवाएं चलती हैं, आते भी रहते हैं, तो ये इन सब का नियंत्रण भी करने में सक्षम हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मिट्टी की संरचना, सबसे बड़े इंपॉर्टेंस ये है कि जो मिट्टी की संरचना उसमें चेंज आता है, वो चेंजेस आएगा तो वो आपकी जो है जितना भी आपका अनाज का उत्पादन हो रहा है वो बढ़ोतरी में होगा, ठीक है। खेत में अधिक सिंचाई नहीं करनी पड़ती है अगर आप क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह पद्धति से चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारे मैंने आपको लाभ बता दिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, नया देखते हैं। यहाँ पे है कृषि पद्धतियाँ एवं उसके उपकरण, एग्रीकल्चर मेथड्स एंड टूल, ठीक है। जो एग्रीकल्चर का तरीका है, कैसे करना चाहिए, किन की सहायता से करना चाहिए, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इनसे रिलेटेड भी हम कुछ बातों को चलते हैं, देखते हैं। होपफुली समझ में आ रहा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम एनीवन, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे टॉपिक फंस रहा है, कितना आपको क्या है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और भंडारण तक किए जाने वाले कार्यों को हम फसल पद्धति या कृषि पद्धति कहते हैं। मतलब फसल को ले आना, बोना, लगाना, पकाना, काटना, उसको रखना, ये सब जो है ये एग्रीकल्चर मेथड के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये कार्य सभी प्रकार की फसलों के, हर फसल के लिए किया जाता है ये कार्य, इसीलिए हम इसको ही कृषि पद्धति या आधारित फसल पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी इनको हम फुल डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है साइंस में, आपके पास जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। अगर मैं काट काट के करवाऊँगी तो समझ में नहीं आएगा। बस आप बातों को सुनते चलिए, समझते चलिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात को आप नोट्स से मेरी उतार, मैं आपको ये नोट्स देती हूँ तो उसमें से जो बातें आपको लगे कि आपको ये चीज़ याद रहेगी या आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, वही पॉइंट मैंने आपको 5-6 लाभ बताए, तो आप 3 ही लाभ लिखिए। जरूरी नहीं कि आप पूरा लाभ बताइए। जो बच्चे प्रिंट आउट करवाएंगे मेरे भाई, आप लोग मान लीजिए कोई भी है जो प्रिंट आउट करवाएगा कलेक्ट करके, वो बात की बात है, तो वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर जो लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखिए। लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो आप उसमें से लाभ है, उद्देश्य है, महत्व है, पॉइंट वाली जो चीज़ है उसमें से आप 2-3 ही लिखिए, जरूरी नहीं कि सारा उतारिए, ठीक है। वो समझते चलिए, अगर आप सुने रहेंगे तब भी आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कृषि पद्धति की, या जो है जो पद्धतियाँ हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। अगर आप खेती करने जा रहे हैं, आप कोई भी अनाज लगा रहे हैं, कोई भी फसल कर रहे हैं, खरीफ की, रबी की, कभी की कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी मिट्टी को तैयार करना होगा, एक चीज़। दूसरा आपको बुआई, फिर आप मिट्टी तैयार हो जाएगी तो आप बुआई करेंगे। फिर आप खाद और उसमें जो है उर्वरक क्षमता जो कि पैदा करने के लिए आप उसमें उर्वरक फर्टिलाइजर वगैरह, डीएपी खाद वगैरह डालेंगे, ठीक है। फिर आप उसमें क्या करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था को देखेंगे। फिफ्थ काम आप खरपतवार देखेंगे, जो ऐसे जो अनवांटेड ग्रासेस होती जम जाती हैं, उनको आप नष्ट करने के लिए सोचेंगे। फिर आप आपकी जो फसल हो तैयार होगी तो आप काटेंगे, फिर आप उसको जो है स्टोर करेंगे। तो लगभग ये आपके सामने मैंने 7 तरीके, मतलब 7 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैंने शेयर किया कि आपको क्या क्या करना होता है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक एंड तक लेके जाते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये 7 स्टेप तक आपने आके किया। आपके सिलेबस में यहाँ तक ही लगभग दिया, इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं, सिर्फ 4 ही दिया है। तो हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल समझे बातों को समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या था,
मिट्टी तैयार करना, सॉइल का प्रिपरेशन करना। सॉइल प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करके प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही हम खेती करने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे खेती के लिए सबसे पहले काम क्या है कि मिट्टी को आप प्रिपेयर करो। मिट्टी प्रिपेयर कैसे होगी ये देखिए। मिट्टी की तैयारी को खेत की जुताई कहते हैं। मिट्टी की तैयारी का मतलब है कि खेत की जुताई करना, खेत को जोतना। जुताई में खेत की मिट्टी को खोद कर ढीला करते हैं, अर्थात या पोला कहते हैं, पोली हो जाती है मिट्टी, या भुरभुरा करना होता है। जुताई का मतलब क्या होता है कि जुताई को जो है जुतवाया जाता है, ट्रैक्टर से जुतवाया जाता है। बहुत अलग अलग मशीनें आती हैं, उनसे उसको खोद कर ढीला करवाते हैं। पोला भी कहते हैं या भुरभुरा भी कहते हैं। और जुताई के बाद मिट्टी को फिर जो है बराबर किया जाता है। पहले आप जुतवा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें इक्विपमेंट लगा के आप उनको जो है एकदम समतल प्लेन जैसा बराबर करवाते हैं। खेत को जोतने में मिट्टी ढीली या भुरभुरी हो जाती है। आप खेत को जोतेंगे तो मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। जुताई में अनवांछनीय जो अनवांटेड पौधे होते हैं, जो अनावश्यक जम जाते हैं, जंगली घास और पौधे जो होते हैं, वो सारे खरपतवार जो हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं जब उनको जो है जुतवाया जाता है तो। और जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे जो है धूप में सूख जाते हैं और उसी मिट्टी में दब जाते हैं। तो ये तो आपका काम जितना है जुताई में हो गया। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं वो समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कि तो आप जान ही रहे कि ट्रैक्टर से खेत को जुतवाया जाता है, और फिर उसमें क्या होता है कि वो गड्ढा मतलब खोद खोद के जो है बड़े बड़े ढोके के रूप में होता है, फिर उसको और छोटा किया जाता है, वो फिर बराबर किया जाता है, फिर भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। लेकिन जुतवाया क्या जाता है कि उसमें हल्की सी नमी रहती है, ठीक है। आप सूखे जुतवाएंगे तो वो आपके लाभकारी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे है कि आप देखिए मिट्टी को ढीला या पोला करने का कारण क्या होता है, मतलब आप ये चीज़ कर रहे हैं या चीज़ें जो हो रही क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आप समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि मिट्टी को पोला करने से फसल में पौधे की जो जड़ होती है वो आसानी से गहराई जब आप इसको जाके जुतवाते हैं तो मिट्टी में आप जब कोई लैंड है वो जुता हुआ है, ठीक है, आप उसमें पैर रखोगे तो आपकी उस समय छाप जाके बन जाएगी, और आप थोड़ा सा एक लेवल देखोगे तो आप उसमें धंसोगे, दबेगा आपका पैर। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे फसल की जो पौधे की जड़ होती है वो आसानी से गहराई तक चली जाती है, ठीक है। और जुताने के बाद थोड़ा मिट्टी में जो है हवा घुस जाती है, नए एलिमेंट, नए कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें का एक मिश्रण बनने को तैयार, या उनमें कहते हैं कि हवा लग जाती है अच्छे से तो सब कुछ अच्छा होता है फसल के लिए, ठीक है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से सांस श्वसन कर पाती हैं। जो जड़ें नीचे तक गहराई तक थोड़ी चली गई रहती है वो अच्छे से रेस्पायरेट कर पाती हैं। मिट्टी में रहने वाले जो केचुए और सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अर्थवॉर्म है वो उसके दोस्त होते हैं, और ये मिट्टी को पलट कर पोला करके उसमें ह्यूमस बनाते रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और पोली मिट्टी इन केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है, और जो ये पोली मिट्टी होती है इनकी ग्रोथ के लिए भी हेल्प, मतलब एक दूसरे के ये मित्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिट्टी की जुताई तथा पोला करने के लिए उपयोग में जो औजार आते हैं वो क्या क्या है, इनके बारे में अब जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जुतवाया जाता है, फिर उसके बाद जो है जो ये मिट्टी पोली की जाती है, जो भुरभुरी रहती है, उससे क्या क्या लाभ है या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर देख ली। अब बात यहाँ आ रही है कि जो औजार जो इक्विपमेंट है जिसको हम करके यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या है। तो मिट्टी की जुताई या उसे पोला करने के लिए परंपरागत तरीके हैं और आधुनिक। पुराने ज़माने का भी समय जो चला आ रहा था उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, और मॉडर्न समय का भी इक्विपमेंट है। तो क्या है, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं। चलिए आइए चलते हैं आगे, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे आ रही है हल की, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे आ रही है, हल की बात यहाँ पे आ रही है। हल जुताई का एक परंपरागत, बहुत पुराने समय से ये चीज़ें हो रही है कि दो बैल रहते थे और हल से जोतवाया जाता था, ठीक है। आज क्या होता है कि ट्रैक्टर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बैल की जगह पे। हल का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता था। हल का मुख्य रूप जो है वो लकड़ी का बना होता था, और लकड़ी के हल के निचले सिरे पर लोहे का एक तिकोना सा ब्लेड लगा होता था जिसे फाल कहते थे, तथा एक लंबा लकड़ी का सिरा भी जिसे हम जो है साफ्ट कहते थे वो लगा, मतलब ऊपर वैसे देखिए आपने हल देखा होगा उसी प्रकार का आपको हल का पूरा आइडिया है कि कैसे वो घुमावदार रहता था, फिर बड़ी सी उसमें डंडी लगी रहती थी, वही जो साफ्ट यहाँ पे कहा जा रहा है वो चीज़ है हल की। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हल को दो बैलों या एक आदमी की मदद से चलाया, उनकी हेल्प से उसको चलाया जाता था ताकि वो बराबर से जोतते चले। हल का जो सॉफ्ट होता था, जो लंबा सा उनका हत्था रहता था, बैलों के कंधों से उसको जोड़ दिया जाता था, और फाल उससे आगे लकड़ी के हैंडल पर पकड़कर जमीन में गाड़ कर रख देते थे, ठीक है। और बैलों के द्वारा खींचे जाने पर लोहे के जो ब्लेड थे वो मिट्टी को खुरुच कर पलटने के बाद, मतलब खोद के उनको आगे बढ़ते जाते थे, और इसी तरह धीरे धीरे पूरे खेत की जुताई हो जाया करती थी एक बराबर से, मतलब एक सीध से, ठीक है।
आपको हल का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, फिर भी आपको यहाँ पे सिर्फ क्या जानना है कि हल क्या था। ठीक है, हल पुराना था और हम हल से कोई जो है जोताई वगैरह खेत की करवाते हैं। फिर कुदाल आ गया, कुदाल भी एक इक्विपमेंट है। कुदाली जो होती है, कुदाल कहते हैं, दो चीज़ें होती हैं ये। और ये हल की तरह ही लोहे का एक उपकरण होता है जिसमें फाल लंबी सी ब्लेड, इसमें भी ऐसे घुमा होता है, इसमें भी एक ब्लेड ऐसे लगी रहती है। ठीक है, और फिर उसमें भी एक हत्था मोड़ा सा एक हैंडल लगा होता है। हैंडल लोहे लकड़ी दोनों का आता है। कुदाली का प्रयोग खेत को जोतने या जैसे कोई छोटा सा लैंड है, जैसे कि अब बड़े बड़े कुदाल का आप प्रयोग कहाँ पे करेंगे? कोई बड़ा आपका है 10 बीघा 4 बीघा है, ठीक है, 1 एकड़ 2 एकड़, तो आप धान गेहूँ करवा रहे हैं तो आप ट्रैक्टर को बुलवाएंगे, आपके पास हो। अदरवाइज छोटे से एरिया में आपको जैसे घर के खाने के लिए धनिया ही लगानी है तो आप कुदाल से वो खुद ही स्वयं गोड़ लेंगे। तो वो एक सिंगल इक्विपमेंट होता है जिसमें आप स्वयं उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है। आप जो लोग खेती किसानी करते हैं उनको इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से होगी। ठीक है, और जिनके यहाँ होती है उनको भी पता होगा। तो ये कुदाल के बारे में है। लोहे की बनी हुई कुदाल होती है और हल की तरह इनका उपयोग किया जाता है। और छोटी कुदाली बड़ी कुदाली अलग अलग होती है। अगर जिसे छोटा सा काम करना है तो वो अलग अलग इस्तेमाल करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में क्या है? कल्टीवेटर लोहे का एक उपकरण होता है। आपसे ये कुदाल क्या है, हल क्या है, या कृषि पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण है, जो मशीन है, उनका नाम लिखने को है, उनके बारे में दो दो लाइन लिखने को है, तभी मैं ये चीज़ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, लोहे का उपकरण होता है, इसमें हल की फाल की तरह ही लंबा सा इसमें भी ब्लेड एक लगी होती है। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से जोड़ देते हैं और वो जुताई की जाती है। क्योंकि कल्टीवेटर में कई ब्लेड लगी होती है, मिट्टी ट्रैक्टर की मदद से ही वह तेजी से चलता है, वो मतलब कोई व्यक्तिगत उसको उठाकर नहीं कर सकता है। कल्टीवेटर या ट्रैक्टर को कम से कम अधिक खेत की जुताई की जाती है। ठीक है, उनकी हल से खेत को जोतते हैं। आजकल प्राय खेतों की जुताई जो है ट्रैक्टर की मदद से ही हो रही है। तो मैंने आपको हल बताया, कुदाल बताया और कल्टीवेटर बताया। फिर देखिए, तो ये आपको 3 उपकरण मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिए। मिट्टी की हमने जुताई करवा दी, जुताई करवाने के जो 3 इक्विपमेंट यूज़ किए वो भी मैंने आपको उचित तरीके से सब कुछ बता दिया। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि आप जो है काम करने के लिए और पद्धति में आप खेती में कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं, तो आप ये 3 उपकरण का नाम बता सकते हैं। या तो आपको इन तीनों को ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तब भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आपको एक क्वेश्चन का बनाएगा। चलिए, फिर है दूसरा बुआई। अब मिट्टी तो हो गई, खेत तो प्रिपेयर हो गया, अब बुआई आप करेंगे। तो बुआई में क्या होता है? बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत पर उनके ऊपर से ढकना जो होता है बुआई। मतलब आप उसमें मिट्टी, एक हल्की सी मिट्टी में थोड़ा सा ऐसा एक होता है ना कि एक हल्का सा आप उसमें दबा के करो, ऊपर से फिर से ढक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जाती है कि बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत को ढकना बुआई कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फसलों के बीजों को मिट्टी में जो है प्रत्यारोपित करना, मिट्टी में उनको रोपित करना बुआई कहलाता है। तो ये रही बात बुआई की। अब कुछ बातें वो जानते हैं। जैसे बुआई आप करने जा रहे हैं तो आपको बुआई करते समय क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहला ध्यान रखना है कि अच्छे बीजों का चयन करें। सस्ते बीज ना लें। घर में पुराने कोई बीज रखे हैं तो अगर आप उनको जैसे कैसे स्टोर करने का तरीका होता है वो जानते हो, उस तरीके से अगर रखे हों अपने, तभी आप उसको करिएगा। अदरवाइज उसमें हवा मॉइस्चर चला जाएगा तो वो आपका जो बीज है वो जमाव नहीं लेगा। इस बात को ध्यान रखा करिए। तो अच्छे बीज का आपको चयन करना है। ठीक है, अच्छे बीज का चयन जो है फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगर आपका बीज अच्छा है तो आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप उसे सेल करके खवाना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लाना होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, बिना अच्छे बीज के सभी पौधे जो है, अगर अच्छा बीज नहीं तो हर पौधे में जो है अंकुरण नहीं होगा और फसल अच्छी नहीं होगी। फिर आपको ये चीज़ लगेगा कि ये काम मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले बात है, अगर बीज बोने जा रहे हैं तो अच्छा बीज लीजिए। दूसरा है, बीजों को मिट्टी से ढक जाना चाहिए। ये नहीं कि मिट्टी के ऊपर जो आपने गया बीज छीट दिया है, बुआई करवा दी और सारे बीज दिख रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम भी होगी। आइए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या होगी। बीजों को मिट्टी में थोड़ी सी गहराई तक डाला जाना चाहिए, तो हल्का सा उसमें पिंच करके डाला जाना चाहिए। और बीजों को मतलब थोड़ा सा हल्का सा छेद करके या एक उंगली अपनी लीजिए, हल्का सा उसको दबाइए, अंदर चला जाए, उसके बाद बीज डालिए, फिर उसको ढक दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बीजों को मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी की वजह से जो है ऊपर से ढकना होता है या हल्की सी कवर चढ़ानी होती है। बीजों को थोड़ी गहराई पर डालें। बीजों को जो मिट्टी के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी आसानी से मिल जाती है। जब उसको आप ढाक देंगे तो उसको नमी अंदर से मिलती रहेगी, ऊपर से उसको हवा मिलती रहेगी, तो वो जमाव लेने के लिए उसका जो भरपूर टेम्परेचर उसको चाहिए वो वहाँ पे उसको मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है, बीज को थोड़ी गहराई पर बोने से चिड़िया और दानों से डरता है। आप ऊपर ऊपर देखिए कि चिड़िया बच्चियों को कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे खाने का सीजन जब रहता है, जैसे मटर जहाँ लोग करते हैं, ठंडियों में मटर होती है ना, मटर हो गया, आलू हो गया और बहुत सारी चीज़ें, जब कोई सब्जी वब्जी की खेती किया जाता है तो पक्षी कम दिखते हैं, वो खेतों की तरफ रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे खाने को मिलता है। अब हर घर में तो लोग चावल तो रखते ही नहीं है। ठीक है, वो मतलब भूल भी जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे वक्त नहीं, जो भी है,
बहुत लोग नहीं रखते हैं। तो चावल पानी तो कोई रखता नहीं, कोई फल फ्रूट तो खिलाता नहीं है। तो या तो किसी के यहाँ लगा है तो बच्ची ने खा लिया, अदर बच्ची कहाँ से खाएगा। तो उस समय क्या होता है कि ये चना मटर और जितनी भी चीज़ें गए बोई गई, कुछ भी हुआ तो पक्षी जाके उसको बिनने लगते हैं, ठीक है। जंगलों में जाके जंगलों से उड़ उड़ के खेतों के पास रहते हैं तो बिनते, तो उससे सुरक्षा हो जाती है। तो यही एक कारण है। यहाँ पे पक्षियाँ जो इनको आसानी से खा सकते हैं और बीजों की संख्या कम हो जाएगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगर ढेर सारे पक्षी एक साथ आके बैठ के खा लेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करिए। फिर देखिए, बीजों को मिट्टी में समान और पर्याप्त दूरी पर, ये ध्यान रखना कि आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो आपको कितनी डिस्टेंस देनी है। अगर कोई जैसे कि धान गेहूँ है तो रोपाई होती है तो वो एक डिस्टेंस पे होती है, क्योंकि धान में कल्ले फूटते हैं, 10 10 15 15 20 20 कल्ले फूटते हैं। तो कल्ले जब देख यहाँ पे आपने धान लगाया और ढेर सारे इसमें इतने इतने बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले एक पेड़ से फूट रहे हैं और एकदम एकदम जस्ट बगल में ही कर दोगे तो ये दोनों पेड़ विकसित नहीं होगा और आपके इस गलत काम की वजह से आपके दोनों पेड़ खराब। बल्कि आप अगर आप यहाँ पे सपोज करिए कि इतना आप यहाँ पे एक लगा दी और एक आप इतनी दूरी पे लगा रही, यहाँ पे डिस्टेंस कम दिख रही, खेत में दिखती है, तो ये क्या होगा, धान में बहुत सारे कल्ले फूटते हैं, सभी कल्लों में जो है धान की बालें रहती हैं। तो ये चीज़ आपको ये डिस्टेंस ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो बात रही मैंने आपको जो है धान के लिए बता दी। धान रोपाई होती है इसलिए, गेहूँ तो चीरा जाता है इसलिए गेहूँ को भी ध्यान से चीरा जाता है कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो बहुत अजीब सा खेत लगेगा, ठीक है। ऐसे अगर सब्जी की खेती अगर कोई करता है, कोई सब्जी लगा रहा है या कोई अरहर वगैरह लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो वो अरहर की जो दाल होती है, सब्जी लगा, कोई कद्दू लौकी लगा रहा है तो वो भी एक डिस्टेंस रहता है फिक्स, इतनी दूर पे यहाँ इतने, क्योंकि फैलाव होगा ना। तो यही बात यहाँ पे बता रही है कि समान दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी दूरी है। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि फसल के बीजों में मिट्टी में समान किंतु एक पर्याप्त दूरी पर बोया जाना चाहिए, क्योंकि बीज जो पर्याप्त दूरी होती है वो सभी बीजों के लिए, उनको उगने के लिए, उनको जर्मिनेशन लेने के लिए मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व। अब एक ही जगह पर अगर ढेर सारे पेड़ उगते हैं तो मिट्टी का सारा तत्व ऐसा तो है नहीं कि ढलान है कि वहाँ पे आके जाएगा, फिर दो पेड़ को तत्व कभी हो जाएगी तो एक ही पेड़ विकसित होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलेगा चारों तरफ से, इसी को ये यहाँ पे कोई बात देखने को मिल जाती है। कोई पेड़ बहुत चौड़ा चौड़ा होता है तो दूसरा पेड़ दब जाता है, नहीं बढ़ पाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उचित दूरी का भी आप बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाथ से बुआई, अब बुआई करते हैं किसे किसे, तो हाथ से बुआई शुरू से होती थी। ये गेहूँ है, धान है, बाजरा है, ये सब जो है छीट कर लोग अपना बुआई कर लेते हैं हाथ से। अब बुआई जो परंपरागत औजार में कुछ बातें करते हैं, देखिए क्या है। कीप का आकार आता है, आजकल कीप के आकार का एक औजार आता है, कुछ ऐसे कीप होता है, ठीक है। ये कीप मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पे जो एक होल बना रहता है और यहीं पे सारे बीज जो है कलेक्ट रहते हैं और शायद जो है कुछ ऐसा क्लच बना रहता है कि जब वो इसमें पूरी एक डंडा या कह सकते हैं हत्था लगा रहता है बड़ा सा, और लेके उसको जाते हैं उसमें अंदर मिट्टी के अंदर रखते हैं, फिर ऐसे कुछ प्लग टाइप का रहता है कि वो इसको दबाते हैं तो यहाँ से एक बीज गिर जाए, वरना अगर जब वो पिंच करेंगे तो सारे बीज गिर जाएंगे किसी का ना। तो ऐसा एक सेटिंग मैंने एक इक्विपमेंट ऐसा देखा है, ऑनलाइन भी वो देखा है, रियल लाइफ में तो फिलहाल नहीं देखा, लेकिन ऑनलाइन मैंने इस चीज़ को एक प्रोसेस होते मैंने देखा है। तो ये कीप के आकार की जो बात कही गई वो होती है, क्योंकि एक एक बीज कीप से एक एक बीज गिर जाएगा, ठीक है। परंपरागत रूपों में जो है बीजों को कीप के आकार के औजार की सहायता से बुआई की जाती है और इस यंत्र में एक लंबी नली और जिसमें 2 3 नलियों में पानी आता है, ऊपर कीप लगे होते हैं और वो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो परंपरागत तरीके थी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में क्या यूज़ हो रहा है, सीड ड्रिल आप जान ही रहे हैं, ठीक है। सीड ड्रिल मतलब वो ड्रिल का मतलब छेद करना होता है, होल करना होता है, तो उसमें एक इक्विपमेंट लगा रहता है, उसमें सारे जो है सीज भरे रहते हैं और वो एक समान दूरी पे चलते जाते हैं, ट्रैक्टर आगे चलता जाता है, सारे बीज एक बार एक साथ पंच होगा, यहाँ पे बीज, फिर पंच हुआ यहाँ पे बीज, ऐसे ऐसे बीज होते जाते हैं, ठीक है। तो सीड ड्रिल बुआई जो है एक आधुनिक समय, आज के समय का यह यंत्र जो है ट्रैक्टर की हल के साथ जोड़ दिया, ट्रैक्टर के हल के साथ उसको पीछे से अटैच कर दिया जाता है और इसमें ऊपर एक मोटा सा बैरल लगा होता है जो मतलब रोकता है, एक क्षमता रोकेगा ना, एक ही बीज सारी जगह गिर जाएंगे। नीचे जाकर प्रत्येक हल के साथ नलियों की सहायता से जुड़े होते हैं और कभी किसी किसी में होता है कि बीज गिरते रहते हैं, ठीक है। ऊपर बैरल में बीज डाल दिया जाता है और जो है ट्रैक्टर के साथ जोड़ने पर बीज जो है नालियों की सहायता से, नलियों की सहायता से वो हल के साथ समान पर्याप्त दूरी पर लग जाता है, ठीक है। तो ये था सीड ड्रिल। फिर इसी तरह से एक और है, अच्छा मैंने बस एक ही लिया, कोई बात नहीं, बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं। मैंने आपको एक वो जो है कीप नुमा वाला औजार बता दिया और एक मैंने आपको सीड ड्रिल बता दिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको उचित तरीके से सही आंसर राइट कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, खाद मिलाना। आपने मिट्टी अच्छे से करवाई, आपने बुआई करवा दी, बुआई के आप 15 दिन 20 दिन जैसे उसकी अवधि रहेगी, जो अनाज है फसल है वो अलग अलग होता है सबका, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हमको खाद डालनी होगी, ठीक है। अब हमको पानी तो दोगे आप ना। तो वैसे यहाँ पे है कि पौधों को मिट्टी में आवश्यक खनिज प्राप्त हो जाते हैं, तो जो पौधे के पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं, तभी तो उतना बड़ा हो जाता है। छोटा सा पौधा बीज से कैसे बड़ा हो गया, ठीक है, अंकुरित हो गया, जब उसमें उसके पत्तियाँ आ गई, सारा काम होने लगा। तो मिट्टी से ही तो सब कुछ मिला, क्योंकि अभी आपने तो कुछ डाला ही नहीं। खेत में लगातार पौधे जो है उगने के कारण ही आवश्यक खनिज की कमी हो जाती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जैसे आप कोई फसल किए, आपने फसल तो काट ली, लेकिन अगर बारिश हो गई तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट उग जाए, तो खेत की क्षमता को तो खा ही रहे हैं वो पौधे ना, वही चीज़ है। तो क्या हुआ, खनिज की कमी हो जाती है, और आवश्यक खनिज की कमी के कारण जो है पौधे की पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है और ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए जो है फिर बाद में खनिजों की पूर्ति के लिए उसमें खाद और उर्वरक को, फर्टिलाइजर को मिलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। चलिए देखते हैं इनके बारे में। मैंने कहा था क्लास लंबी होगी, कोई भी बोरिंग नहीं फील करेगा, बिकॉज आपके सिलेबस में दिया है, सिलेबस आप पलटेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और प्रश्न भी आएगा, ठीक है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, ये प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। वैसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से मिलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको हम कार्बनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, और जो हम मानव मेड होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। ये बात आप जानते हैं, पता है आपको। अब चलिए कुछ और चीज़ देखते हैं। खाद के बारे में यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक रूप से जो तैयार की गई खाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो खेत की क्षमता को बढ़ोतरी देती है, इन कंपैरिजन टू जो इनऑर्गेनिक खादें होती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में यहाँ पे क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये एक नेचुरल का पदार्थ है, नेचर का पदार्थ है। खाद पौधे और जंतु के लिए एक अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, पत्ते हैं, सब्जी के छिलके हैं, गोबर आदि में गड्ढे में डालकर छोड़ देने पर धीरे धीरे जो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो अपघटन करके, डिकम्पोजिशन करके उन सब चीज़ों को खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरी तरह से अपघटित हो जाने पर पौधे और जंतु के ये अपशिष्ट खाद कहलाते हैं। जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, खाद कहते हैं, ठीक है। इस खाद का प्रयोग पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसमें तत्वों का एकदम भरपूर मात्रा में तत्व उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये बात हो गई खाद की। अब चलिए देखते हैं उर्वरक, ठीक है। उर्वरक क्या है, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया जो पदार्थ होता है वो खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो उर्वरक कहलाता है। और उर्वरक को कृत्रिम रूप से तैयार करने में बहुत सारे अकार्बनिक सब्सटेंस को मिलाते हैं, और उन्हीं को हम अकार्बनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। जैसे यूरिया, यूरिया क्या है, एक जो है उर्वरक है, ये कृत्रिम है, अकार्बनिक है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। अब तो डीएपी, जो डीएपी वैसे आती थी ना, वो क्या कहते हैं, दानेदार ग्रेन्यूल फॉर्म में कहते हैं, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद है। दानेदार आती है ना, अगर उसमें हवा लग जाए तो डीएपी गल जाती है, जहाँ रहती है वहाँ पे मतलब जगह पूरी खराब हो जाती है, इसीलिए जो है अब डीएपी भी जो है लिक्विड टाइप में मिलने लगी है। 1 साल 1.5 साल से प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, तो यहाँ पे उसमें जो है ऐसे एनपीके है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एनपीके का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में जो है कृत्रिम रूप से इन लोगों को तैयार किया जाता है और अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये अकार्बनिक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्लियर हो गया ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब खाद के लाभ क्या हैं ये देख लेते हैं, ठीक। देखिए, अकार्बनिक उर्वरक की अपेक्षा खेतों में तैयार किए जो कार्बनिक खाद होते हैं वो अच्छी, जो ऑर्गेनिक होता है वो हर एक चीज़ अच्छा माना जाता है, ठीक है। कार्बनिक खाद में जो जैविक खाद भी कहते हैं, जो कार्बनिक खादें होती हैं उनको हम जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब तो एक जीवा अमृत बनाया जाता है, गुड़, बेसन और पता नहीं क्या क्या डाल के उसको खेतों में डाला जाता है, ठीक है। जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण जो क्षमता होती है वो वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, वृद्धि कर देती है। जैविक खाद अगर मिट्टी में पड़े तो जल को एब्जॉर्ब करने की, जल को स्टोर करके रखने की जो है वो क्षमता बढ़ जाती है। जैविक खाद से मिट्टी जो है भुरभुरी और सरंध होती है, सॉरी, ठीक है। वो मिट्टी जो एकदम भुरभुरी होती है, उसका जो टेक्सचर होता है वो बढ़िया हो जाता है खेत के लिए, अनाज के लिए। मिट्टी की भुरभुरी और सरंध होने से ये यहाँ पे जो बात कही, ये स्टोमेटा वाला काम है। स्टोमेटा आप जान रहे हैं ना, वही चीज़ है। यहाँ पे उस पत्तियों में स्टोमेटा का काम होता है, लेकिन यही यहाँ पे है कि हवा का जाना, हवा का आना, पास होना, ये सारी चीज़ें, गैसों का विनिमय जो है सरलता से हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा है, जैविक खाद में मिट्टी में जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो, जैविक खाद में इतने सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही, क्योंकि वही डिकम्पोज किए हुए। आप प्याज के छिलके को कलेक्ट करिए, आप जो है आपके पेड़ पौधे अगर टेरेस पे लगाए उनको कलेक्ट करिए, एक बाल्टी में रखे रहिए, देखिए वो धीरे धीरे अपने आप सड़ जाते हैं। तो कैसे सड़े, डिकम्पोजिशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप गए। अब अपने आप ये हो जाते हैं, इन्वायरमेंट इतना है कि वो अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनप जाते हैं, ठीक है। तो ये फसल के लिए बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लाभकारी होते हैं। जैविक खाद से मिट्टी के गठन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। मिट्टी में आप अगर
आपके पास खेत है तो आप जितनी मतलब जैसे आप कहिए कि आपके पास मैं कहूँ तो 1 बिस्सा खेत है। 1 बिस्सा का मतलब क्या, सॉरी 1 बीघा मतलब 20 बिस्सा होता है हमारे यूपी में, इतना मुझे जानकारी है। एक बीघा बराबर 20 बिस्सा के। तो उस 1 बीघे में अगर आप जो है 4 ट्रॉली 5 ट्रॉली जैविक खाद को डालते हैं तो आपको उस समय उस जिस भी फसल में आप डालेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आप उसे डाई यूरिया डीएपी को ठेल देंगे, उसमें डाल देंगे सॉरी, तो मतलब वो उतना आपको नहीं देगा जितना आपको जैविक खाद देगा। और जैविक खाद आपकी मिट्टी की क्षमता को हर साल बढ़ाती जाएगी। तो मैं आपको एक लिमिट बताई कि आप 1 बीघे में 4 ट्रॉली 5 ट्रॉली जैविक खाद को डालेंगे, गोबर की खाद को डालेंगे तो आपको उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बल्कि उतना आप वो डालेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है कि मिट्टी की जो गठन होती है उसमें सुधार हो जाता है अगर आप जैविक खाद को इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, फिर फोर्थ क्या था, सिंचाई। अब बात आती है इरिगेशन की। इनके बारे में क्या जानते हैं, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार खेतों में जल और पानी की जो प्रक्रिया है उनको देनी पड़ती है। ठीक है, वरना पेड़ आपके सूख जाएंगे। इसको हम इरिगेशन कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। सभी जो सजीव को जल की आवश्यकता होती है, पेड़ जो है लिविंग है तो पानी तो चाहिए, और चूंकि पूरे पौधे सजीव होते हैं उन्हें जीवित रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है कि उनको हम पानी देंगे। पौधे आवश्यक जो होते हैं खनिज पदार्थों को मिट्टी से जड़ों के द्वारा शोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे में सब में पानी को लगता है। ठीक है, आप बीज अंकुरण लिया, बीज बढ़ रहा है, पानी की जरूरत जैसे आपको उतनी ही मात्रा में पौधों को भी होती है, उनको भी ज़रूरत है। क्योंकि फसल के जो पौधे होते हैं प्रायः छोटे होते हैं, जिनके कारण उनकी जड़ भी जमीन के अंदर गहराई तक नहीं जा पाती। जब वो गहराई तक नहीं जा पाए तभी तो ऊपर से आपको डालना होगा ना पानी, बाहरी तरीके से डालना होगा, जिससे वो जमीन की ऊपरी परत पर ही जल को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती अच्छी से, आप धान में तो पानी बरस जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 सिंचाई कोई किया, एक किया नहीं तो नहीं किया, लेकिन गेहूं में सिंचाई करना मस्त होता है क्योंकि गेहूं पानी मांगता है। सरसों कम सिंचाई मांगता है लेकिन गेहूं पानी मांगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, क्लियर है। अब सिंचाई के बहुत सारे तरीके हैं। मॉडर्न तरीके में क्या है, पारंपरिक तरीके में क्या होता था कि बहुत कुएं वगैरह होते थे, उसमें कुछ घिरनी उरनी लगाते थे, फिर उसके सहायता से बैल लोग उसको खींचते थे तो पानी निकलता था। ये सारे तरीके वहाँ पे अपनाए जाते थे, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती थी। आज के समय में मोटर पंप है, लोग मोटर लगवाए हुए हैं। ठीक है, सब बड़े बड़े ट्यूबवेल गड़वाए, कितने हार्स पावर का लगता है, तो वो सारी चीज़ें करवाए रहते हैं। छिड़काव के तरीके, छिड़काव तंत्र, ड्रिप इरीगेशन वाले सिस्टम किए हुए हैं। ठीक है, एक रेन गन होती है, हाँ रेन गन होती है। मैंने इसको एक आध 2 ट्रांसप्लांटेशन मैंने रास्तों में देखा आते जाते, तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने देखा कि एकदम गन नुमा रहेगा और गोल गोल चारों तरफ घूमता रहेगा और पानी को स्प्रिंकल करता रहेगा। ठीक है, अब तो आजकल सोलर का इस्तेमाल करके सिंचाई वगैरह भी बहुत अच्छे से की जा रही है। और अगर नहर वहर है तो उसमें लोग इंजन डाल के और पता नहीं कैसे पानी वगैरह निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप जो है मैंने आपको मॉडर्न तरीका बता दिया आधुनिक का। अब मोटर पंप है उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, कुएँ में नलकूप में डाल डाल के बिजली से या इंजन से, बहुत तरीके, बिजली है तो बिजली नहीं, डीजल इंजन ले में उसमें डीजल डाल के पानी निकालते हैं। नहर आती है तो लोग ऐसे करते हैं, पाइप बिछा देते हैं, तो ये काम उनको आसानी हो जाती है। छिड़काव तंत्र भी होता है, स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू भी हम जो है जल को पाइपों में भेजने पर उनमें जो है एक नोजल बने। नोजल का मतलब क्या होता है कि हर यहाँ पे हर ऐसे छोटे छोटे बने हो तो उसमें पानी जो है वो निकलता रहता है और छिड़काव होता रहता है इस तरीके से। ड्रिप इरीगेशन भी देखने को मिलता है, इसमें जल जो है ड्रिप इरीगेशन तंत्र में जल को मोटर के अंदर जल को मोटर पंप की मदद से जोड़ देते हैं और उसी के द्वारा जल को पाइप की मदद से भेजते हैं। और ड्रिप तंत्र की जो बूंदी होती है वो बूंद बूंद पानी उसमें गिरता रहता है। और फलदार कोई चीज़ें हैं सिंचाई करने से मटर की हल्की सिंचाई की जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। तो इन सारे बहुत सारा जैसे होता है ना कि आप धान के लिए ड्रिप इरीगेशन नहीं कर सकते। जैसे सब्जी की फसल जो लोग लगाते हैं, जो लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, वो लोग ड्रिप इरीगेशन ज़्यादा करते हैं क्योंकि उतनी मात्रा में पानी नहीं देना पड़ता है, वरना फसल सड़ जाएगी ना, इस सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक्सपीरियंस होगा। आज की इस क्लास को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। एक बार हम रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक को पढ़ लिया और आप हो जाएंगे कन्फ्यूज, मुझे पक्का पता है। आज की इस क्लास में हमने फसल चक्र का महत्व क्या था वो देखा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस थी हमने उसको देखा, फिर क्या लाभ था, हम इसको क्यों करें ये भी मैंने आपको क्लियर बताया। उसके बाद हम जो ये कृषि पद्धति कर रहे हैं इसमें क्या क्या तरीके से अपना रहे हैं, कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, मैंने वो बताया। जैसे मैंने आपको मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद डालना, सिंचाई, खरपतवार सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये होता है लास्ट का प्रोसेस जो सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं बताया, नाम बता दिया है मैंने। इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है, हल पढ़ा है, कुदाली पढ़ी, मिट्टी पढ़ा, सारी चीज़ें। ठीक है, होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
आप सभी को क्लास ज्वाइन करना है टाइम पर। क्लास को टाइम पे ज्वाइन करिए, तभी आपका सारा सिलेबस मैं टाइम से पहले ख़त्म करवा दूँगी, लेकिन आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी थोड़ा स्लो हो जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग की जो व्यूज़ है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत कम रहते हैं, इसलिए वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि जब व्यूज़ ही नहीं है, बच्चे इस समय देख ही नहीं रहे, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर होता है कि जब ठीक है, जब सब देखेंगे करेंगे तो हम तब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, कुछ बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दोस्तों में थोड़ा शेयर करिए। कॉलेज आपके खुल गए हैं, टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया है, तो आप सभी लोग टाइम पर पंक्चुअल हुए, क्लास को अटेंड करिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, हेल्पफुल है, किसी भी तरीके से बेनिफिट है, नोट्स प्रॉपर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।